वो होता है हमारा, याद करो, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैंने आपको एक बताया था 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है भारत का। मैंने आपको बताया था कि भारत के जो वो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था होमी जहांगीर भाभा, उनका ये कहना था कि हमारे पास यूरेनियम के रिसोर्स बहुत कम है ना, यूरेनियम के रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है, तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए जिसमें, और इसके साथ साथ एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, 3 है यहाँ पर, थोरियम 90, ये 3 पार्ट है। तो उनका कहना था कि हमें क्या करना है, वास्तव में हमें करना है इन तीनों से हमें बना लेना है इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों का इस्तेमाल करके। तो होमी जहांगीर भाभा का ये कहना था कि देख, भारत के पास बहुत बड़े आप समझ लो कि वो जिसे कहते हैं ना भविष्य को देखने वाला, दूरदृष्टि रखने वाला, हमें दूरदृष्टि रखने वाला कैसे, उनका कहना था अगर हम उनकी बातों पे चल रहे होते तो आज हमें ये हॉर्मोज स्ट्रेट की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हम बार बार हॉर्मोज स्ट्रेट की तरफ देख रहे हैं कि हमें वहां से गैस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हमने उनकी बातों को इंप्लीमेंट किया होता तो आप समझो कि उनका कहना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी हमें बनानी है हमारी जरूरत के हिसाब से, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो नेचुरली हमारे पास है, अवेलेबल है, वो है यूरेनियम। नेचुरली प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है यूरेनियम, और दूसरा है हमारे पास थोरियम 90। ये नेचुरली, ये प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन कंडीशन क्या है, भारत के साथ कंडीशन है कि ये यूरेनियम हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन थोरियम हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। आप समझ लो, दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका 20 से 25% लगभग भारत के पास है। तो थोरियम का भारत में बहुत बड़ा भंडार है, और इतना भंडार है कि आने वाले 5000 साल तक आप बिजली बना सकते हो, इतना भंडार है हमारे पास। तो उनका कहना था कि हमें एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। अब उस समय कंडीशन क्या थी कि उस समय पूरी दुनिया यूरेनियम से बिजली बना रही थी। यूरेनियम का फायदा ये है, यूरेनियम से बिजली बनाने का फायदा ये है कि यूरेनियम से हम बिजली के साथ साथ परमाणु बम भी बना सकते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में उस समय परमाणु बम बनाने की होड़ लगी हुई थी। तो यूरेनियम की विशेषता ये होती है कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि यूरेनियम के हम बिजली के साथ साथ हम परमाणु बम भी बना सकते हैं, लेकिन थोरियम की विशेषता ये होती है कि हम इससे सिर्फ बिजली बना सकते हैं, परमाणु बम या इस तरह का कोई विध्वंसक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हम इससे नहीं बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया यूरेनियम पर फोकस कर रही थी, थोरियम पर फोकस नहीं कर रही थी, ना कर रही थी और ना आज कर रही है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की मेंटेलिटी को देखो तो ऐसा लगता है कि उन्हें बिजली नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ परमाणु बम चाहिए और उन्हें हाइड्रोजन बम चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बिजली तो कहने की बातें होती है, लेकिन प्राइम पर्पस जो हमारे दिमाग में होता है वो होता है परमाणु बम, ताकि हम दूसरे को डरा सकें। तो होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद हमारा जो ये प्रोग्राम था वो थोड़ा सा सिमट गया। हमने प्रॉपर तरीके से और देशों की तरह हमने यूरेनियम पर ध्यान दिया, और हमने यूरेनियम से बिजली भी बनाया, और आगे आने वाले समय में हमने यूरेनियम से परमाणु बम भी बनाया। तो आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, न्यूक्लियर बम हमने बनाया। फिर हम प्लूटोनियम पे भी हमने काम किया। ये सब कैसे किया हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, इसे मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। बस हमें ये समझना है इस टॉपिक में कि हमने ज्यादा ध्यान यूरेनियम पर दिया, हमने थोरियम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे ही सही, जो काम 5 महीने में होना चाहिए उसको हमने लगाया 50 साल, है ना। तो हमने स्लोली यूरेनियम पर भी हमने काम किया, और हमने थोरियम पर भी धीरे धीरे हमने काम करना स्टार्ट किया। इस पे हमने फास्ट तरीके से काम किया, इस पर हम 70 साल हमने लगा दिया, ठीक है। आज कंडीशन क्या है कि हम अब इस स्टेज में पहुंच गए हैं
कि हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का रसिया के बाद दूसरा देश बन गया है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, क्या है टॉपिक? थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है हमें? अब थोरियम से डायरेक्ट अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो यहीं पर वो चीज आ जाता है जिसे हम कहते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको याद होगा कि हमने इस पार्ट को पहले डिस्कस किया हुआ है, हम इसे फिर से बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह समझना है कि हम फर्स्ट स्टेज में, हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 92 का। और सेकेंड स्टेज में, ये सेकेंड स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब फर्स्ट स्टेज में हमने यूरेनियम का इस्तेमाल किया, तो इसी यूरेनियम से हमने बनाया प्लूटोनियम। इससे हमने बना लिया प्लूटोनियम 94। ठीक है, हमने इससे बना दिया प्लूटोनियम। अब क्या किया हमने सेकेंड स्टेज में हमने इस वाले यूरेनियम का, यूरेनियम 92, ध्यान रखना है यूरेनियम 92 क्या है? नेचुरल यूरेनियम, ये नेचुरल यूरेनियम है। प्लस हमने इसमें मिला दिया ये जो प्लूटोनियम है हमारा, ये हमने प्लूटोनियम इसमें मिला दिया 94। हमने इन दोनों को मिला दिया, ये मिक्स्ड फ्यूल बन गया हमारा, ये मिक्स्ड फ्यूल बन गया। और हमने इसमें, मैंने आपको बताया हुआ था कि हमने इसमें क्या किया था, ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में हमने इसमें थोरियम भी डाल दिया। ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में बाहर से हमने इसके अंदर थोरियम भी डाल दिया। अब थोरियम डाल दिया, अब थर्ड स्टेज आया यहाँ पर थर्ड स्टेज। ये जो हमारा थर्ड स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज करते हैं यहाँ पर, हम समझते हैं कि जैसे ही हमने ये काम किया, तो इसे समझना है। तो ये क्या होगा, ये यूरेनियम, ये सब मैंने करवाया हुआ है क्लास में, मैं बहुत ज्यादा नहीं बता सकता हूं यहाँ पर। ये यूरेनियम और ये प्लूटोनियम, ये दोनों मिल गए और ज्यादा प्लूटोनियम हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद हमारा और भी ज्यादा प्लूटोनियम जनरेट होगा। और ये वाला जो थोरियम है आपका, ये जो थोरियम है आपका, ये थोरियम कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? यूरेनियम। ये जो थोरियम है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेनियम 92 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। पुराने वाले वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपका थोड़ा बहुत पार्ट क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेज में हमने ये यूरेनियम का इस्तेमाल किया, ये नेचुरल यूरेनियम है। इस नेचुरल यूरेनियम में क्या कंडीशन होती है, मैंने बताया हुआ है कि इस नेचुरल यूरेनियम में हमारा यूज होने वाला पार्ट बहुत कम होता है, बाकी सारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है। लेकिन हमने एक प्रोसेस डेवलप ऐसा किया है जिस प्रोसेस से हम इसे प्लूटोनियम में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में हमने क्या किया, यूरेनियम 92 प्लस इस प्लूटोनियम का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे, और इन दोनों से और ज्यादा प्लूटोनियम हमारा बन जाएगा, और ज्यादा प्लूटोनियम। ठीक है, और ज्यादा प्लूटोनियम हमारा बन जाएगा, और हमने इसमें ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में थोरियम का इस्तेमाल किया। अब इसी प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो थोरियम होगा वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया एक साथ चल रही है। अब हम थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, अब हम थर्ड स्टेज में ये वाला जो हमारा 233 है, यूरेनियम 92 233, इसके साथ हम मिला देंगे किसको, थोरियम, नेचुरल वाला थोरियम है वो हमारा 90, थोरियम 90, इसको हम मिला देंगे, और इसी से हमारा आगे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, और नया हमारे पास क्या बनकर आएगा, फिर से यूरेनियम 92 233, फिर से एक नया ये वाला प्रोडक्ट हमारा जनरेट होकर ये है हमारा 3 स्टेज अकॉर्डिंग टू होमी जहांगीर भाभा, ये हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए।
एक चीज यहां पर समझो, मैं फिर से वापस यहां पर लौट कर आता हूं। एक चीज यहां पर समझो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि यूरेनियम का काम क्या होता है। यूरेनियम 92 की बात करो तो यूरेनियम पर जब आप एक न्यूट्रॉन डालते हो, जब आप एक न्यूट्रॉन डालते हो तो ये यूरेनियम क्या होता है, ये यूरेनियम अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। अब इस यूरेनियम की बात करो तो ये यूरेनियम क्या है, बहुत सारे, एक वर्ड यूज करता है आइसोटॉप्स का मिश्रण है। आइसोटॉप का मतलब क्या हो जाता है, एक ही जैसे पदार्थ। इस यूरेनियम 92 के अंदर क्या है, देखो आप समझो इसे, 92 233, 92 235, 92 238, 92 239। इसी यूरेनियम के अंदर ये सारी चीजें मिली हुई पाई जाती है, ये सारी चीजें, और भी रहता है, ठीक है। इसी यूरेनियम के अंदर अगर आप इस यूरेनियम की बात करो तो इस यूरेनियम का आप देखोगे, जैसे मिट्टी को निकालो तो मिट्टी में क्या क्या कई सारी चीजें मिली हुई पाई जाती है, तो उनको क्या करो आप सेपरेट करो, अलग करो। तो क्या करते हैं, इसी यूरेनियम में ये भी है, इसी यूरेनियम में ये भी है, इसी में ये भी है, इसी में ये भी है। तो हम इसे क्या कहते हैं, समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, हम इसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, इसे हम यूरेनियम के समस्थानिक कहते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये जो है, ये जो यूरेनियम है, ये सारे के सारे यूरेनियम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। मतलब 233, 235, 238, 239, ये सारे के सारे यूरेनियम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है यूरेनियम 235 92 और यूरेनियम 92 238, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सबको हम भूल जाते हैं, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जैसे ही देखो आप कि जैसे ही आप इस वाले को एक न्यूट्रॉन दोगे, जैसे ही एक न्यूट्रॉन इसे दोगे, ठीक है, वैसे ही ये क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन को पकड़ लेगा, न्यूट्रॉन को पकड़ लेगा और टूट जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसे एक न्यूट्रॉन दोगे, ये न्यूट्रॉन को पकड़ लेगा और टूट जाएगा, और टूटेगा तो आइंस्टाइन के रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। क्या होगा ये U 92 235, इसे हमने क्या दे दिया, एक न्यूट्रॉन दे दिया, क्या होगा ये दो नए पार्ट में सब्सटेंस में टूट जाएगा और प्लस एनर्जी जनरेट होगा, है ना। मैंने आपको बताया था क्रिप्टॉन और बोरॉन में टूट जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन लिया, यहां पर ले रहा है और वो इस तरह से एनर्जी जनरेट कर रहा है। कौन से फॉर्मूले से, E = mc² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने इसको इसके साथ, जब क्योंकि न्यूट्रॉन आप सब एक ही साथ है, तो जो न्यूट्रॉन है वो 235 के साथ भी जाएगा और 238 के साथ भी जाएगा, दोनों के साथ जाएगा। तो जैसे ही ये न्यूट्रॉन 238 के साथ गया, जैसे ही 238 के साथ गया तो क्या बन गया, यूरेनियम 92 239, ठीक है। यूरेनियम इसके साथ जुड़ गया यहां पर आकर, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है, जुड़ गया। और फाइनली ये किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लूटोनियम 94 239 में कन्वर्ट हो गया। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ऐसा होता है, जिस प्रोसेस से ऐसा होता है। अब ये जो है, ये जो प्लूटोनियम है,
ये जो प्लूटोनियम है ये बहुत आसानी से टूट सकता है। जो चीज जितनी आसानी से टूटेगी वो उतने हल्के में उतना अच्छे तरीके से एनर्जी जनरेट करेगी। तो ये बहुत आसानी से टूट सकता है, इसीलिए इससे हम बिजली भी बना सकते हैं और परमाणु बम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूरेनियम जो हमारे पास है उससे हम बिजली भी बना सकते हैं और परमाणु बम भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब एक और चीज समझो आप यहां पर, वो मटेरियल या वो आइसोटॉप्स जो बहुत आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं फिसाइल मटेरियल। वो मटेरियल जो बहुत आसानी से टूट जाए उसे कहते हैं फिसाइल मटेरियल। और वो मटेरियल, पहले इसको समझा लेते हैं। फिसाइल मटेरियल तो क्या हो गया, यूरेनियम 92 235, ये फिसाइल मटेरियल हो गया, आसानी से टूट गया। और क्या होगा, प्लूटोनियम 94 239, ये आसानी से टूट गया, ये फिसाइल मटेरियल हो गया। आसानी से टूटेगा, जैसे ही टूटेगा एनर्जी देगा। एनर्जी मतलब क्या, आग, गर्मी, उसे पानी गर्म करो इलेक्ट्रिसिटी बना लो। ठीक है, तो ये फिसाइल मटेरियल हो गया। और वो मटेरियल जिसको हम फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यूरेनियम 92 238, इसको हमने क्या किया, फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया। इसको अभी मैंने आपको बताया कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसे प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर दिया। और थोरियम 90, चलो थोरियम 90 रहने दो, याद आएगा तो बता दूंगा आपको, थोरियम 90। ठीक है, तो ये दोनों 232, थैंक यू, 232, तो थोरियम 90 232, तो ये दोनों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये फर्टाइल है, इसको हम कहते हैं फर्टाइल मटेरियल। ये अंतर हो जाता है फिसाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल। जो आसानी से टूट जाए फिसाइल, और जिसको आसानी से टूटने वाले में कन्वर्ट कर दें फर्टाइल मटेरियल। तो इसके हिसाब से थोरियम क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल। यूरेनियम 238 क्या हो गया, फर्टाइल मटेरियल। ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में। अब देखो जो मेन वीडियो वाला सेक्शन है हम वहां पे पहुंचते हैं, दिखाऊंगा। अब देखो, अब एक चीज समझो कि जैसे है हमारा यूरेनियम 92 235, ये है हमारे पास, हमने इसे क्या दिया, एक न्यूट्रॉन दिया। ठीक है, अभी हमने दिया था एक न्यूट्रॉन। जैसे ही हमने एक न्यूट्रॉन दिया, इसने क्या किया, इसे पकड़ लिया। अब आपके पास बुद्धि होनी चाहिए थोड़ी सी। कई सारी चीजें यूपीएससी में हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार कहता हूं, कभी भी जानकारी के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। अगर जानकारी नॉलेज के आधार पर सिलेक्शन होना होता तो 8-10 साल से पढ़ रहे हो तो पहले सिलेक्शन हो जाता। बहुत सारे आपके सेंस से सिलेक्शन होता है। आपको किसी को पकड़ना है तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा वाला कैसे पकड़ोगे तुम, तो आएगा भाग जाएगा। नहीं, हमारी उसकी अगर हमें किसी चीज को पकड़ना है तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। तो ये वाला सेक्शन इसको पकड़ रहा है, पकड़ेगा तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। तो ये जो न्यूट्रॉन होता है ये मॉडरेट न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसने इसको पकड़ लिया, पकड़ के ये दो एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, इसमें और प्लस इसमें। इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और प्लस इसने 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट किए, 3 नए न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी जनरेट किया इसने, ठीक है। इसी तरीके से हम बिजली बनाते हैं हमारा। अब समझना क्या है, मैं वापस से उसी वीडियो पे आता हूं। समझना क्या है हमें समझना है ये 3 नए न्यूट्रॉन, अब यहां पर ये जो 3 नए न्यूट्रॉन होते हैं उसे सामान्यतः साइंस की भाषा में इसे करते हैं हम के से डिनोट करते हैं, के।
के। ठीक है, अब देखो मैंने आपको करवाया हुआ है ये टॉपिक। अगर आपने तीनों न्यूट्रॉन को पकड़ लिया है ना, जैसे ही 3 नए न्यूट्रॉन निकले, तीनों न्यूट्रॉन को आपने पकड़ लिया, अब वो 3 न्यूट्रॉन कुछ काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, तीनों न्यूट्रॉन को पकड़ लिया तो k की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1 मान लिया जाता है। 1 से कम है, तीनों को पकड़ लिया आपने, है ना। और दूसरी कंडीशन, आपने 3 में से 2 को पकड़ा, 1 को छोड़ दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो 3 नए न्यूट्रॉन निकले हैं वो बहुत तेज गति से चलते हैं, बहुत तेज गति से ना, बहुत तेज गति से चलते हैं। तो हमने क्या किया, तीनों को पकड़ लिया, तीनों में से 2 को पकड़ लिया और 1 को छोड़ दिया। लेकिन 1 को सिर्फ छोड़ा नहीं, उन्हें मॉडरेट कर दिया, मॉडरेट, या उसे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, उसे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, धीरे से गति से चलने वाला न्यूट्रॉन, ताकि ये इसे पकड़ ले वो यूरेनियम, तो हमसे कहते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। तो क्या किया इसने, 1 को पकड़ लिया, 1 को मतलब 1 को छोड़ दिया, उसे थर्मल बना दिया। और तीसरी कंडीशन क्या है, k इज ग्रेटर देन 1। आपने तीनों को छोड़ दिया, भाई जो करना है कर। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है, तीनों को पकड़ लिया हमने, तो हम उसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल। ठीक है, हम उसे कहते हैं सब क्रिटिकल। और अगर हमने ये वाली कंडीशन डेवलप करी तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल, इसे कहते हैं क्रिटिकल। और अगर हमने तीनों को छोड़ दिया, भाई जो मन है जाके कर, तो उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। तो अभी आपने जो ये वीडियो देखा होगा उसमें वर्ड यूज किया गया है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन, मतलब अब हमारा जैसे ही ये 1 होगा, ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी भी क्रिटिकलिटी का मतलब है, क्रिटिकलिटी कभी भी वर्ड यूज किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब वो बिजली बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है ना। कभी भी ये वर्ड यूज किया जाए तो मतलब बिजली बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और अगर ये वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है, हमने बिजली बनने की प्रक्रिया को रोक दिया है। अगर आपको बिजली बनने की प्रक्रिया को रोकना है तो तीनों को पकड़ लो, तीनों को पकड़ लो, ये है अवेलेबल, ये कंडीशन हो सकती है। तीनों को पकड़ लो, तीनों को जैसे ही पकड़ोगे रुक जाएगा, है ना, ये रुक जाएगा। और अगर आप तीनों को छोड़ दो, जो जैसे मन है कर, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे बन जाएगा एटॉम बॉम्ब, यहीं पे बन गया एटॉम बॉम्ब। ठीक है, तो क्रिटिकलिटी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जनरेट हम करते हैं। के न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है उसके लिए के हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया ये क्रिटिकलिटी जब भी वर्ड यूज हुआ। तो यही अभी आप, अब हम यहां से सीधा उस वीडियो पे चलते हैं जो अभी हमने देखा था। अच्छा, एक चीज और यहां पर समझ लो आप कि तो हमारा क्या है, हमारा जो यहां पर इसे हम अगर देखते हैं तो ये 3 स्टेज हमने देखा है। इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें आप समझो कि जैसे कि हमने क्या किया, यहां पर जो हमारे पास यूरेनियम बचा, यही यूरेनियम में आप ऐसे समझो, एक चीज यहां पे और भी अगर हम देखते हैं, आप ऐसे समझो कि ये एक यूरेनियम, ये एक यूरेनियम, इसके अंदर U92 235 भी है और इसके अंदर यूरेनियम 92 238। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा टूट गया, तो सब मैं यूज कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा टूट गया, है ना, ये वाला हिस्सा टूट गया और ये वाला हिस्सा क्या हुआ, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, ये वाला हिस्सा प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया। अब इस प्लूटोनियम को हम रख लेते हैं अपने पास, है ना, इस प्लूटोनियम की हमें जरूरत है बहुत ज्यादा, हम इसे रख लेते हैं अपने पास। फिर ये फर्स्ट स्टेज की बात कर लो, ये फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, तो फिर से ये यूरेनियम ले लो, ये ध्यान रखना है ये नेचुरल यूरेनियम, जब भी बात होगी, है ना, यहाँ पर बात होगी नेचुरल यूरेनियम, ये नेचुरल यूरेनियम। अब फिर से क्या किया, सेकेंड स्टेज जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमने नेचुरल यूरेनियम लिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज थोड़ा सा हमारा ना प्रोडक्टिव स्टेज है, प्रोडक्टिव, उत्पादक। इसमें हमें क्या करना है, देखा आपने, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें हमें थोरियम भी डालना है, इसमें हमें थोरियम भी डालना है, तो ये हमारा प्रोडक्टिव स्टेज है। तो हमने इसमें क्या किया, ये हमारा आ गया, मान लो कि ये एक सेक्शन हमारा आ गया नेचुरल यूरेनियम, ये नेचुरल यूरेनियम हमारा है, ठीक है, नेचुरल यूरेनियम आया, प्लस हमने इसके अंदर अभी जो यहाँ पर थोड़ा सा प्लूटोनियम, ये जो हमारा, हम ज्यादा प्लूटोनियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमाणु बम भी बनाना है, तो हमारा जो यहाँ पर प्लूटोनियम बन के आया, उस प्लूटोनियम को हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा रख लिया था अपने साथ कि वो हमारा कहीं जरूरत हो जाए या हम इसमें इस्तेमाल करें, आसानी से टूट सकता है आगे आने वाले समय में, कभी हमें आगे आने वाले समय में ज्यादा परमाणु बम बनाने की जरूरत हो जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वही प्लूटोनियम से तो हम बनाएंगे परमाणु बम, तो हमारे पास प्लूटोनियम चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक नया खतरनाक काम करना है, तो हमने क्या किया, नेचुरल यूरेनियम लिया और थोड़ा सा प्लूटोनियम इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहां पर हमने प्लस, यहां पर आप देखो ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में हमने क्या किया, थोरियम में डाल दिया, ब्लैंकेट मटेरियल के रूप में थोरियम डाल दिया, ठीक है। और प्लस हमने क्या किया, प्लस हमने इसे एक न्यूट्रॉन भी दिया, थर्मल न्यूट्रॉन देना पड़ेगा, है ना, थर्मल न्यूट्रॉन दे दिया। अब थर्मल न्यूट्रॉन क्या करेगा, थर्मल न्यूट्रॉन करेगा काम अपना, ठीक है। अब ये थर्मल न्यूट्रॉन जो होगा वो थर्मल, देखो एक चीज और समझो कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो जब निकलता है तो बहुत तेज गति से निकलता है, बहुत तेज गति से। तो तेज गति वाला न्यूट्रॉन जो होता है वो 235 से पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो 238 है और जो प्लूटोनियम 239, ये प्लूटोनियम 239, ये दोनों क्या होता है, तेज गति वाले न्यूट्रॉन को भी पकड़ लेगा, है ना, ये दोनों तेज गति वाले न्यूट्रॉन को, ध्यान रखना है, ये 235 सिर्फ थर्मल न्यूट्रॉन को पकड़ेगा, ये वाला जो दोनों है ये थर्मल को भी पकड़ लेगा और तेज गति वाले को भी पकड़ लेगा, ठीक है। ये हमारे लिए ये दोनों तेज गति वाले न्यूट्रॉन को भी पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने दिया थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल दिया है हमने, तेज गति वाला नहीं दिया है, हमने थर्मल दिया है। अब ये थर्मल न्यूट्रॉन क्या करेगा, ये थर्मल न्यूट्रॉन जाकर यहां पर जुड़ेगा, किससे जुड़ा, ये यहां पर जाकर यूरेनियम 235 से जुड़ा, ठीक है, ये यहां पर जाकर यूरेनियम 235 से जुड़ा, क्योंकि यही टूट सकता है थर्मल न्यूट्रॉन से। अब जुड़ा, अब यहां से क्या हुआ, 3 नए न्यूट्रॉन निकले, 3 नए न्यूट्रॉन निकले। अब ये जो 3 नए न्यूट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, ये क्या है, ये थर्मल नहीं है, ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये जो 3 नए न्यूट्रॉन यहां से निकल रहे हैं ये हाई स्पीड न्यूट्रॉन है। अब यही हाई स्पीड न्यूट्रॉन की टक्कर इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, और इसके अंदर जो यूरेनियम 235 के साथ यूरेनियम 238 है, इसके अंदर उससे भी टक्कर इसकी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। किससे टकराएगा ये नहीं पता, क्योंकि वो बहुत तेज गति से चलने वाले जो लोग होते हैं, है ना, वो बड़े इधर उधर कभी भी, मतलब थोड़ी सी चीज हुई इधर से इधर खिसक गए, है ना, जिसको देखो जिसकी जुबान ज्यादा चलती है वो क्या बोल जाएगा पता नहीं चलेगा, कब उसके मुंह से गाली निकल जाए आप समझ भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कम बोलना चाहिए, जब आप कम बोलते हो तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल होता है ना। उसी तरह से तेज गति से चलने वाले लोग या कोई भी चीज तेज गति से चलती है तो उसकी अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पर हम कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन जो निकलेगा 3 में से, तो 3 नए न्यूट्रॉन निकले वो किसी से भी टकरा सकता है, 238 से भी टकरा जाएगा, प्लूटोनियम से भी टकरा जाएगा और थोरियम से भी टकरा जाएगा, किसी से भी टकरा सकता है, ठीक है। अब यही हमारा फायदा है,
इसी जगह पर हमारा फायदा है। अब वो फायदा क्या है हमारा, जैसे ही ये न्यूट्रॉन जाकर 238 से टकराया, ध्यान रखो इससे टकराया, अगर एक न्यूट्रॉन इससे टकराया तो क्या बन गया, प्लूटोनियम 94 239 बन गया, ठीक है बना। अगर यही वाला इससे टकराया, इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये वाला जाकर इससे टकराया तो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं एनर्जी, एनर्जी लिखो, एनर्जी, इससे टकराया तो एनर्जी। और ये वाला अगर इससे जाकर टकरा गया तो यूरेनियम 92 233 ये बन गया, ठीक है। यही मेन पार्ट है हमारा, जो सेकेंड पार्ट है यही मेन पार्ट है। अभी हमने यही काम किया है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा फिसाइल मटेरियल बनकर आ रहा है हमारे पास। फिसाइल मटेरियल ज्यादा ज्यादा क्या बन रहा है, प्लूटोनियम बन रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, फिसाइल बन रहा है। तो सेकेंड स्टेज में क्या कहते हैं हम, सेकेंड स्टेज में हमारा ज्यादा से ज्यादा फिसाइल मटेरियल बनकर तैयार होता है। इसीलिए इस तरह का जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट मतलब फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया गया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब क्या हो गया कि जितना वो हम उसे दे रहे हैं उससे ज्यादा वो हमें तैयार करके फिसाइल मटेरियल दे रहा है। तो इस तरह का रिएक्टर, इसी पे हम रिसर्च कर रहे थे इतने दिनों से, है ना। अभी हमारा थर्ड स्टेज तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा तभी हमारा थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है और प्लूटोनियम भी दे रहा है। आप परमाणु बम भी बना सकते हो, प्लूटोनियम भी दे रहा है और यूरेनियम 233 भी दे रहा है। तो हमने इसे फाइनली क्या कह दिया, हमने इसे फाइनली कह दिया ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर, जहां पर हम जिस लेबोरेटरी में ये काम कर रहे हैं उसको हमने कह दिया ब्रीडर रिएक्टर। यही है हमारा ब्रीडर रिएक्टर। यही ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है, मतलब अब ये अपना इंप्लीमेंटेशन हो चुका है इसका, ठीक है। यही ये न्यूज है जिसे समझना बहुत आसान नहीं है। लोग पहले ये नहीं समझते थे क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है, बस वो सिंपल तरीके से समझ लो कि बिजली उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, लेकिन सिर्फ बिजली उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, ब्रीडर का ब्रीडिंग का भी काम। ब्रीडिंग सिंपल मतलब क्या है, ब्रीडिंग का मतलब है नई जनरेशन तैयार करना, इसी को हम ब्रीडिंग कहते हैं। यहां पर हमें फिसाइल मटेरियल मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हमने इसे कहा ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो आप, कोई भी डाउट है अगर। अब इसे देख लेते हैं एक बार। इसे चलाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो यही है हमारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, थोरियम से महाशक्ति बना भारत, झूठ मूठ का लिखा है, अभी बना नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए तमिलनाडु के, ये कहाँ जो हम ये सब प्रोग्राम जो हम अभी तो क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, मतलब ये रिसर्च हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तमिलनाडु के कलपक्कम में, है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, तमिलनाडु के कलपक्कम में, इसे हम कहते हैं स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो यही मैंने आपको बताया, फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इसलिए हमने इसे कह दिया, हमने कह दिया प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। वो काम क्या रहा है, फास्ट ब्रीडिंग हो रही है इसमें। क्रिटिकलिटी नहीं, क्रिटिकलिटी ये लिख दिया, नियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया हासिल कर ली है, ये मैंने तो समझा ही गया है आपको, समझ में आ गया क्रिटिकलिटी क्या है। परमाणु ऊर्जा में बड़ी कामयाबी, भारत में खत्म होगा ऊर्जा, इतना देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के संदर्भ में क्रिटिकलिटी उस स्थिति को कहते हैं जब रिएक्टर एक स्थिर अवस्था में होता है और एक खुद से चलने वाली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को बनाए रखता है। इसका मतलब है कि हर फिजन घटना से इतने न्यूट्रॉन पैदा होते हैं कि चेन रिएक्शन बिना अपनी तीव्रता बढ़ाए या घटा कर लगातार, बता ही दिया मैंने,
है ना, चीजें समझ में आ रही है। चेन रिएक्शन क्या होता है, ये प्रक्रिया होती रहे। एक बार आप इसे स्टार्ट कर दो, एक बार न्यूट्रॉन दे दो, वो स्टार्ट हो गया, वो चलता रहे, उसे कहते हैं चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन ध्यान रखना है, चलता रहे, तो चलता रहे वो खतरनाक हो जाएगा फिर, तो चलता रहे 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसमें से 2 को निकाल लो, एक चलता रहे सिर्फ, 2 को निकालो, एक को मॉडरेट बना दो, फिर से 3 निकलेंगे एक से, फिर 2 को निकाल लो, एक को मॉडरेट बना दो, फिर 3 निकलेंगे, 2 को निकाल लो, एक मॉडरेट बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल किया हमने, तो इससे बिजली बनती है। और 3 निकले, तीनों को छोड़ दो, वो 3 बढ़ते जाएंगे, तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, परमाणु बम, एटम बम, है ना। 3 सिंपल समझो, दोनों में अंतर, कंट्रोल्ड 3 निकले, 2 को पकड़ लो, एक को मॉडरेट बना दो, ठीक है, कंट्रोल्ड। फिर 1 से 3 निकले, फिर 2 को पकड़ लो, एक को मॉडरेट बना दो, कंट्रोल्ड। तो ये चलता रहेगा, चलती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी। बंद करना है, तीनों को पकड़ लो, सब क्रिटिकल। ब्लास्ट करवाना है, तीनों को छोड़ दो, सुपर क्रिटिकल, ठीक है। तो ये है हमारा चेन रिएक्शन, है ना। देखो बिजली भी बना के इसमें स्टार्ट कर दिया। कितनी एनर्जी जनरेट होगी इससे, जो एनर्जी जनरेट होगी उससे 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। जो यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी उससे 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी हमारी। यह रिएक्टर न केवल बिजली पैदा करेगा बल्कि इस्तेमाल किए गए ईंधन की तुलना में अधिक ईंधन थोरियम प्लूटोनियम उत्पन्न करेगा, इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया है ये चीज, ब्रीडर क्यों कहा जाएगा इसे। बढ़िया फोटो बनाया, कहां से लाया है, ठीक है। यह रिएक्टर भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी के द्वारा हमने खुद तैयार किया है, जो भी है हमने खुद तैयार किया है इसे। कई लोगों को ऐसा लगता है, कई देशों को ऐसा लगता है कि रसिया ने हमें इसमें हेल्प करी है, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी सच्चाई भी हो, लेकिन हमारे साइंटिस्ट लंबे समय से काम कर रहे हैं और तभी तो लगे हैं 70 साल, है ना, नहीं तो हम तो 5 साल में बना देंगे, है कि नहीं। यह तकनीक भारत के पास मौजूद दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों का उपयोग करके 250 से 300 वर्षों तक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में, 250 से 300 वर्ष कम है तो समझ लो खत्म ही नहीं होगा, इतना हमारे पास है। तो ये सारे पार्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब ये यहाँ पर थोरियम का भंडार भी दिखा दिया है, कहाँ कहाँ पर आपके पास थोरियम के भंडार हैं, ये भी आप काम कर सकते हो इससे। थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया। इस उपलब्धि के साथ भारत रूस के बाद व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है पहले। समय के साथ एनर्जी की मांग बढ़ती जा रही है, समय के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले गैजेट्स होते जा रहे हैं समय के साथ। तो आगे आने वाले समय में भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिमांड होने वाली है। मतलब अभी तक हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी इतने सालों में हम जितनी यूज कर रहे हैं, आगे आने वाले 25 से 30 सालों में ठीक उसकी डबल इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, हम करेंगे, है ना। हर जगह हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, हर एक चीज हम, मतलब एक इंसान ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो गया है ना। कुछ समय बाद इंसान ही इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, है ना। तो क्या है, पहले हम चूल्हे पे भी खाना बना लेते थे, अब हम चूल्हे पे खाना नहीं बनाते हैं। तो आप देखो इतने घर हैं भारत के अंदर, अगर वो चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे हैं तो उन सबको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्योंकि आगे आने वाले समय में आप उन्हें एलपीजी कहां से दोगे, एलपीजी नहीं दे पाओगे आप उन्हें, क्योंकि एलपीजी आपको खरीद कर लाना पड़ता है, तो आप नहीं दे पाओगे। तो आप आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करोगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा खाना किस पे बनाएं, या तो इंडक्शन पे बनाएं, या फिर कोई ऐसी हम सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम हम डेवलप करेंगे जहां पर लोग खाना बनाएं, है ना। तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इतने घरों में अगर इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनेगा, इतनी ट्रेनें चलेंगी और हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, हर घर में गैजेट्स होंगे इतने ज्यादा। अभी तो आप टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह यूज कर रहे हो, एसी की दिनों दिन डिमांड बढ़ती जाएगी, हम पेड़ काट के चले जाएंगे, है ना, पेड़ काट के हम एसी खरीद लेंगे। हमारे घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ है, हम उसे काटेंगे और उसकी लकड़ी बेचेंगे और दुकान वाले को जाकर देंगे और ईएमआई पर एसी खरीद के ले आएंगे, ठीक है। उस एसी को हम अपने घर में ठुकवा देंगे, मस्त चैन की नींद सोएंगे,
क्यों? क्योंकि हम जानवर से सुअर बनते जा रहे हैं। ठीक है, जानवर रहे तो फिर भी ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठेंगे, लेकिन हमें तो सुअर रहना पसंद है। सुअर को कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा है छाया में? नहीं, हमेशा कचरा में खाएगा, कचरा में ही बैठेगा। तो ये हमारी इंसानों की आदत होती जा रही है ना। हमने अपनी पृथ्वी को कचरा बना दिया है और हम डूब रहे हैं। चंद्रमा पे रह सकते हैं कि नहीं? अबे सुन लो, पहले अपने घर को साफ कर लो, फिर चंद्रमा पे रहने की बात करना। अपना घर तो कचरा फैला रहा है। फिर एक पगला सा आया इलोन मस्क, हम मंगल पे रह सकते हैं कि नहीं? अबे छछूंदर, पहले भारत पे, पहले इस पृथ्वी पे रह ले सही तरीके से। हम स्वस्थ तरीके से जिए, इसके लिए हमें एसी की नहीं, हमें ट्रीज की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है। हर एक इंसान अगर अपने घर के आंगन में भी पेड़ लगा ले तो भारत से प्रॉब्लम का या दुनिया से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम अंधे हो चुके हैं। हम घर में पेड़ नहीं लगाएंगे, हम घर में एसी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिखावा करना है। पेड़ रहेगा तो कौन कहेगा यार इसके घर में एसी? एसी क्या है? एक शो ऑफ, एक दिखावा है। हमें वो करना है। हम साइकिल पे नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे? कार पे चलेंगे। और कार में हमारे पास क्या होना चाहिए? गर्मी इतनी हो रही है, हमें चाहिए उसके अंदर भी एसी। तो इंसान की जो ये एसी में रहने की जो आदत है, वो उसे ना तो उसको बीमार बना रहा है, बल्कि इस दुनिया को भी नर्क बना रहा है। ज्योग्राफी में आप देखोगे, आप पढ़ोगे, आपने तो इतनी जर्नी नहीं करी होगी, मैंने तो बहुत सारी जर्नी करी है। जब हम यहाँ से बिहार की तरफ जाते हैं तो जो नदियां होती हैं, कई सारी नदियां होती हैं जो पहले पूरे सीजन में पानी से भरी रहती थी, अब पूरे सीजन को पानी से खाली रहती है। नदियां सूख जाएंगी तो हम कैसे जिएंगे भाई? मतलब इंसान क्यों नहीं इन चीजों को समझ रहा है? नदियों में घर से निकालता है, ये हमारे मोहनपुरी में रहने वाले लोग अपने घर से कचरा निकालते हैं, सीधा सामने उसमें डाल देते हैं, है ना। जो पहले ये नहर हुआ करती थी, इसको इन्होंने नाला बना दिया। नहर, नौ से नहर, नौ से नाला। यहाँ के लोगों ने, इस जगह के लोगों ने, और सिर्फ इस जगह के लोगों ने नहीं, पूरे भारत के लोगों ने नदियों को नाले में कन्वर्ट करने का ऐसा ठेका उठा रखा है। ऐसे सबसे ज्यादा प्रतियोगिता है, कौन पहले नदी को नाला बनाएगा। ये प्रतियोगिता चल रही है। पूरी भारत की सारी नदियां, अब नदियां नहीं है वो सदा नीरा। नदियों के लिए वर्ड यूज हुआ करता था सदा नीरा, जिसमें सदा नीर बहता है। नीर, पानी के लिए नीर वर्ड यूज हो रहा है। नीर मतलब स्वच्छ जल। जो सदा नीरा, नदियों के सदा नीरा, जो सदा नीरा होती थी उसे हमने सदा कचरा बना दिया, है ना। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें यूरेनियम और थोरियम की जरूरत नहीं है, हमें पेड़ों की जरूरत है। पेड़, अगर आप पेड़ लगाते हो अपने घर के अंदर तो आपको ये यूरेनियम और थोरियम की जरूरत ही नहीं होगी। ये क्यों नहीं समझ रहा है इंसान? मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही, ये इंसान क्यों नहीं समझ रहा है? ठीक है, आगे आने वाले समय में आप जैसे लोग, हम जैसे लोग थोड़े बहुत समझदार होंगे। हमें हर एक इंसान, समझ लो कि अगर हर एक इंसान ये प्रयास करता है कि वो एक पेड़ लगाएगा तो भारत के अंदर 145 करोड़ पेड़ लग सकते हैं। 145 करोड़ पेड़ भी अगर हम लगा देते हैं तो सोचो कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए, है ना। तो हमें ये करना है। मैं तो ये चीज डालूंगा यूट्यूब पे, यही बोल रहा हूं, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को सुनने की आदत नहीं। ठीक है, तो भारत सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट, हमें आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होने वाली है। तो भारत सरकार का ये प्रोग्राम है कि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी में से 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करें। जितनी भी एनर्जी हमें नीड होगी उसका 100 गीगावाट, उसमें से 100 गीगावाट बाकी हम और अलग अलग जगह से जनरेट करेंगे। हम सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे, हम विंड एनर्जी से जनरेट करेंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि भारत का ये भी प्रोग्राम है कि आगे आने वाले 2047 तक वह कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए। कार्बन न्यूट्रल कंट्री का मतलब ये हो जाता है कि हम CO2 का उत्सर्जन बहुत ही कम कर देंगे। CO2 सिर्फ CO2 नहीं, हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, मुझे नहीं पता है ये बात हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लें। ठीक है, उसमें एक कदम इसे भी माना गया।